लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है ना, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। एलटी वालों का, जूनियर आपका, टेट वालों का उतना ही पढ़ना जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, क्योंकि सवाल वहीं से आएगा, कुछ अतिरिक्त नहीं आएगा, इतना जानिएगा आप, है ना। चले आ जाए, बलबन पढ़ लिया आप, पैराग्राफ चेंज करें। देखिए लिखा है अगला जो शासन काल है वो है बेटा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था। 1296 से 1316 तक, है ना। इतना याद रखेंगे आप, एक आदमी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का। आ जाए बेटा आगे देखा जाए, लिखेंगे बेटा गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल पूछ रहा है। 1320 से 1325 तक। 1320 से 1325 तक। 1320 से 1325 तक कौन है ये? गयासुद्दीन तुगलक। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आप पूरा लिख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल याद करना है आपको, है ना। ये सुमेलित करने के लिए आता है बेटा, शासन काल सुमेलित करने के लिए आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था बेटा 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 तक किसका शासन काल है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल है। अब देखिए बेटा, तुगलक के बाद एक लोग का शासन काल और दिया है। किनका दिया है? खिज्र खान का। खिज्र खान का 1414 से 1421 तक। खिज्र खान का शासन काल दिया 1414 से 1421 तक, ठीक है। 1414 से 1421 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था? खिज्र खान। खिज्र खान किस वंश का संस्थापक था? सैयद वंश का था। ये नहीं लिखा है। अब चले आपको क्या करना बेटा, अब शासन काल आ रहा है अगला, खूब इंपॉर्टेंट है, याद है आपको? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासन काल था बेटा 1451 से 1489 के बीच। दिल्ली के सुल्तान थे बहलोल लोदी, है ना। दिल्ली के सुल्तान थे कब से कब तक? 1451 से 1489 तक, है ना बेटा। अब इनका पुत्र अगला बन रहा है, इनका लड़का, नाम क्या है बेटा? सिकंदर लोदी है। लिखेंगे बेटा 1489 से 1517 तक। 1489 से 1517 तक। बहुत लोगों का छोड़े मैडम, है ना। लिखें आप, सिकंदर लोदी का शासन काल था 1489 से 1517 तक, है ना। अंतिम आ गए बेटा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासन काल था 1517 से 1526 तक। 1517 से 1526 तक। 1517 से 1526 तक किनका शासन काल मिलेगा आपको? इब्राहिम लोदी का, है ना। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश गुलाम वंश, दूसरा राजवंश खिलजी वंश, तीसरा वाला तुगलक, चौथा सैयद, अंतिम पांचवा लोदी वंश। याद रखेंगे आप, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ऐबक का शासन काल पूछे 1206 से 1210। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है 1211 से 1236, और रजिया इंपॉर्टेंट है 1236 से 1240। 3 ठो याद रख लें, 3 ठो याद कर लें आप, एलटी ग्रेड वाले 3 ठो याद कर ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और रजिया का शासन काल ये अपने आप में खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा एनसीईआरटी में, आगे पढ़िएगा आप, सब मिल जाएगा। लेकिन अभी 7 वाली एनसीईआरटी हल्का भी तो करना है आपका वजह, है ना, कि लोड तो दिमाग से निकले कि हमारी 7 वाली एनसीईआरटी खत्म हो गई, है ना। तो एक चीज़ ये जाने आप, इतनी बातें आप कर लेते हैं बेटा। इसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए एक हेडिंग डालिएगा और खूब इंपॉर्टेंट है, रेडी हो जाइएगा। गैरिसन शहर। गैरिसन शहर। गैरिसन शहर नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोग, है ना। इसीलिए बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यूपीएससी में सवाल आए, है ना। यूपीएससी में जब सवाल आया बेटा ये, तो लोग कह रहे हैं पता नहीं कहाँ सवाल पूछा, किस सब्जेक्ट का, यही ढूंढ रहे हैं आप। इतिहास का ही सवाल था।
गैरिसन शहर, ये इतिहास का ही सवाल था। लिखेंगे बेटा प्रारंभ में, अभी क्लियर करते हैं, लिखेंगे प्रारंभ में दिल्ली अधिक छोटा शहर था। जब बसा था ये शुरू में, प्रारंभ में दिल्ली अधिक छोटा शहर था, जहां केवल अत्यधिक छोटा शहर था, जहां केवल सैनिक तथा दुर्ग थे। जहां केवल सैनिक तथा दुर्ग थे, जहां केवल सैनिक थे और दुर्ग थे, यानी किले थे। लिखेंगे ऐसे ही शहरों को गैरिसन शहर कहते हैं। ऐसे ही शहरों को क्या कहते हैं? गैरिसन शहर कहते हैं। याद हो गया? किसे गैरिसन शहर किसे कहेंगे? अगर हम ये कहें कि ये बरदा है ना, ये गैरिसन शहर है, इसका मतलब यहाँ क्या है? सैनिक और दुर्ग हैं। समझे आप? तो सैनिक और दुर्ग यहाँ पर हैं। तो ऐसे शहर जहाँ केवल सैनिक हों, सुरक्षाकर्मी हों और दुर्ग हों, है ना, तो ऐसे किसी भी शहर को क्या नाम दिया जाता है? गैरिसन शहर। बहुत इंपॉर्टेंट। चलें बाबू, पैराग्राफ चेंज करके अगला टॉपिक लिखिएगा। हेडिंग डालेंगे बेटा एकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 7 में दिखा गया है। इल्तुतमिश के बारे में कुछ भी नहीं है, इल्तुतमिश के बारे में मात्र इतना ही है, एकतादारी, है ना। एकता और एकतादार और मुक्ति, 3 बातें जान लेना इस वाले टॉपिक में, काम हो जाएगा आपका समाप्त। अच्छा, एकता क्या है बेटा? लिखेंगे, कोई बताए फटाक से, एकता क्या होता है? एकता क्या है? एकता जिसे दिया जाता है एकतादार कहलाता है या मुक्ति कहलाता है ना। पैसा हम ही को मान लीजिए हम राजा हैं, है ना। अपने आप को आप मान लीजिए आप सेनापति हैं, आपके अंडर में सेना है 4-5 हज़ार, है ना। तो हम क्या दिमाग लगाए, पहली बार इंडिया में आ रहा है ऐसा सिस्टम बेटा। हमने आपसे कहा कि आपको हम नगद पैसा नहीं देंगे वेतन के रूप में, बल्कि हम आपको ना एक इलाका दे देते हैं, भूमि का टुकड़ा, भूखंड, एक इलाका आपको दे देते हैं। वो इलाका लेकर बैठ जाएं आराम से आप। वहाँ किसानों की खेती बाड़ी होगी, राजस्व वसूलिएगा, लगान, अपना खर्चा निकालिए, सेना को दीजिए, अपने सब कुछ मेंटेन करिए, कुछ बच जाए तो भिजवाइए, है ना। तो वो जो भूमि हमने दिया है उसी को क्या कहा जाता है? एकता। जिसे दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एकतादार या मुक्ति कहलाता है। काम खत्म। समझे आप? बता लेंगे एकता क्या है? एकता क्या है बताएं, ऐसे बताएं ना, लोड थोड़ी लेना भाई, बोलिए, बोल देंगे खटाक से, काम खत्म। बताओ बाबू एकता क्या है? राजा के द्वारा बताएं मैडम। नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ये तो थोड़ी लिखना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी भूभाग था, बड़े बड़े एकतादार हुआ करते थे। इल्तुतमिश बदायूं का एकतादार था, बहुत बड़ा एकतादार था, है ना, खुद एकतादार एक समय हुआ करता था। बेटा आप मैडम आप बताइएगा एकता क्या है? खाली एकता बताइएगा, एकता क्या है? भूखंड, है ना। हाँ, और अच्छा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे नकद वेतन के बदले, नकद वेतन के बदले दिया गया इलाका या भूखंड। नकद वेतन के बदले दिया गया इलाका या भूखंड एकता कहलाता है, एकता कहलाता था। ऐसे लिख दें, नकद वेतन के बदले दिया गया इलाका, कोई एरिया, कोई क्षेत्र, कोई इलाका ही क्या कहलाता था? एकता कहलाता था, है ना, एकता कहलाता था। अभी बता रहे हैं कौन किसको दिया था पहली बार, है ना। लिखे बेटा, लिखेंगे जिन्हें ये दिया जाता था उन्हें एकतादार कहा गया था, एकतादार कहा जाता था। जिन्हें ये दिया जाता था उन्हें एकतादार कहा जाता था। जिन्हें ये दिया जाता था बाबू, एकता जिन्हें दी जाती थी, वो ज़मीनें जिन्हें दी जाती थी, तो ज़मीन का मालिक हो जाता था। भाई हम आपको ज़मीन दे दें, आप ज़मींदार नहीं हो जाएंगे। तो उस समय थोड़ा सा ज़मींदार मत लिखिएगा, वरना आप यहीं से कूद जाएंगे मुगल काल में, है ना, बड़ा गैप आ जाएगा। अच्छा, नकद वेतन के बदले इल्तुतमिश ने जो लोगों को भूमि का टुकड़ा दिया, भूखंड दिया, उसे क्या कहा गया था? एकता। और जिसे दिया गया उसे क्या कहा गया था? एकतादार। इसे एकतादार कहा गया, या लिखें बेटा, या मुक्ति कहा गया।
या मुक्ति कहा गया, मुक्ति, इक्तादार या मुक्ति कहा गया। तो ये मुक्ति अंडरलाइन करिएगा आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक शब्दावली मिली ना आपको आज कि इक्तादार को ही इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। हो गया। अब मेन बात लिखेंगे आप, भारत में इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश प्रारंभ किया था। भारत में इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश प्रारंभ किया था। भारत में इक्तादारी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल बता दीजिए। इल्तुतमिश का शासनकाल बता दीजिए। 1211 से 1236 तक, है ना। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 तक। दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान कहा जाता है, जो सिपाही में आया था आप लोगों के पेपर में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों है? क्यों भाई? ऐबक भी तो मुस्लिम था, ऐबक तो लाहौर में रहता था। दिल्ली आया कौन राजधानी? दिल्ली को राजधानी किस सुल्तान ने बनाया था? इल्तुतमिश। खलीफाए सईद किसकी उपाधि थी? इल्तुतमिश। बगदाद के खलीफा से दास्ता मुक्ति का पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इक्तादारी कौन शुरू किया? इल्तुतमिश। जीतल और टंका नामक सिक्के चलाए कौन? इल्तुतमिश। इतना तो याद रखें, इल्तुतमिश प्रशासन चलाने के लिए 40 गुलामों का एक दल बनाया था। प्रशासन मेंटेन करने के लिए 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप को क्या कहा गया? तुर्के चिहलगानी। तुर्के चिहलगानी को हम बोलेंगे दल चालीसा। 40 गुलामों का दल। गुलामों के द्वारा प्रशासन कौन चलवाया था? यही तो सवाल है, यही तो पूछा आप लोगों का, गुलामों के द्वारा प्रशासन कौन चलवाया था? इल्तुतमिश। दल चालीसा कौन बनाया था? इल्तुतमिश। तुर्के चिहलगानी कौन बनाया था? इल्तुतमिश, है ना। तो एक अच्छा, बाद में एक सुल्तान आएगा, कोई बता दे फट से, बाद में एक सुल्तान आएगा, दमन करेगा निर्ममता पूर्वक दल चालीसा का, बलबन। इतना जो बोला जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बोला जा रहा है, साथ साथ लोड भी हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहा है, थोड़ा यही तो समस्या है। तो अब इसको भी आप देख के सुन सकते हैं ना बार बार। एक चीज़ जानिएगा। अच्छा, आपका ये काम यहाँ कंप्लीट हुआ। अच्छा, अगर आप बताएं एक एक शब्द में बता, गैरीसन नगर जान गए आप? गैरीसन नगर किन नगरों को कहेंगे? ऐसे नगर जो अभी बस रहे हों, छोटे से नगर हों, वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या, मार्केट, बाजार, शॉपिंग मॉल ये सब नहीं है, बल्कि मात्र क्या है? दुर्ग हैं और सैनिक हैं, है ना। तो ऐसे नगरों को, जैसे इल्तुतमिश मंगोलों के डर से, इल्तुतमिश मंगोलों के डर, वो इल्तुतमिश बोल रहे हैं, बल्कि जो है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था किस सुल्तान के समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के भय के कारण दिल्ली के पास एक नगर बसाया था, जो गैरीसन नगर था। वहाँ कौन लोग रहते थे? सैनिक। बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। गैरीसन नगर बसाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक एक गैरीसन नगर बसाया था, जहाँ पनाह डिफेंस करें, दिल्ली में आए वो, उससे पहले उन्हें रोकें। इन्हीं नगरों में सैनिक रहते थे, किले रहते थे। गैरीसन नगर बता लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली बताना इक्ता। पहले इक्ता बताओ। इक्ता नकद वेतन के बदले दी गई जमीन, नकद पैसा जो सैलरी होती है उसके बदले हम 5 बीघा जमीन दे दें आप, माने इल्तुतमिश हम हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? ये जमीनियाँ क्या है? इक्ता। आप पा गए, आप क्या कहलाएंगे? इक्तादार। इक्तादार या मुक्ति, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज जितने सवाल पढ़े आप, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल परीक्षाओं में यही है कि इक्तादारी व्यवस्था भारत में किसने प्रारंभ किया था, है ना। कौन सुल्तान था नकद पैसा ना दे करके इक्ताएँ दे दिया? स्टार्टिंग किया इंडिया में ये, है ना बेटा। तो कौन था वो? आपने बता दिया, वो सुल्तान था इल्तुतमिश। काम खत्म हो गया, है ना। चलेगा, पैराग्राफ चेंज करिएगा और अगला टॉपिक लिखेंगे बेटा, दिल्ली के बाहर। देखें कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है। दिल्ली के बाहर एनसीईआरटी में एक कहानी छोटी सी दी गई बेटा। दिल्ली के बाहर अर्थात दक्षिण में विजय करने वाला, अर्थात दक्षिण में, दिल्ली के बाहर अर्थात दक्षिण में विजय करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। समझ में आई बात? दक्षिण में विजय करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लिखेंगे, दक्षिण विजय का श्रेय, अलाउद्दीन की दक्षिण विजय पढ़ रहे हैं आप,
है ना। तो यही पढ़ा करके आपको रोकेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना। लिखेंगे आप, दक्षिण विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, दक्षिण विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, नाम बोलिए आप, मलिक काफूर को जाता है, मलिक काफूर को दिया जाता है। दक्षिण विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को दिया जाता है। फिल्म देखे आप पद्मावत? पद्मावत फिल्म देखे हैं आप? वो जो पहली सीन तो नहीं, मान लेते हैं 10-5 मिनट हो जाता होगा, है ना। पहली सीन में तो मंगोल आक्रमण को ही दिखाया गया जलालुद्दीन के समय, है ना। बता देंगे आप, आ जाए, है ना। सेनापति का नाम तो लिखे तो है मैडम, देखें, मलिक काफूर था। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था बेटा जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे क्षेत्रों को उसने जीता था। उससे पहले कोई भी सुल्तान दक्षिण पर विजय नहीं किया था, है ना। तो पूछेगा आपसे, दक्षिण विजय करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इक्तादारी कौन प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश। गैरिसन शहर क्या होते हैं? गैरिसन शहर क्या होते हैं? जहाँ सैनिक हैं, छावनी है, किले हैं, वो गैरिसन शहर है ना। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के सुल्तानों का सल्तनत काल में कितने राजवंश थे? 5 राजवंश। पहला राजवंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, 5वां लोधी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? पहला राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे। पहला राजवंश गुलाम वंश था और अंतिम राजवंश कौन था? लोधी वंश था, है ना। चलिए आ जाए बेटा, आपने बताया कि अलाउद्दीन के समय दक्षिण विजय हुई थी, जिसका श्रेय दिया जाता है उसके सेनापति, जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर, है ना। लिखेंगे बेटा, दक्षिण विजय, हेडिंग डालेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की है ये जो अभी लिख रहे हैं, उसी को पूरा किया जाएगा। दक्षिण विजय कुछ है नहीं, खाली तिथियां दी गई, खाली तिथियां दी गई, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान, 1 मिनट का काम है। नंबर 1 लिखेंगे आप, देवगिरी विजय। देवगिरी विजय कब किया था? पूछा है आपसे, देवगिरी विजय कब किया था? लिखेंगे बेटा, ना राजा का नाम ना किसी का नाम, मात्र इतना एनसीईआरटी 7, इतना आसान है, अगर आप पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। देवगिरी विजय 1307। 1307 अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी विजय कब किया था? 1307 में। हो गया ना बेटा। और दूसरी विजय लिख लें आप, तेलंगाना विजय 1309 में। अलाउद्दीन खिलजी तेलंगाना सुमेलित करने के लिए आएगा, है ना, तो आराम से आप सुमेल कर दीजिएगा। तेलंगाना विजय 1309 में, है ना बेटा। तीसरा लिखेंगे, तीसरी विजय थी होयसल विजय। होयसल विजय 1311 में। 1311 में एक विजय हो रही, कौन सी विजय है? होयसल विजय। और चौथा लिखेंगे बेटा, पांड्य राज्य की विजय। पांड्य राज्य की विजय 1311 में। पांड्य राज्य की विजय 1311 में। ये अलाउद्दीन की विजय हैं। 3 कर लिए आप। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ठो और करेंगे उत्तर भारत में, खाली वो भी नहीं दिया, हम अपनी तरफ से करवा दे रहे हैं आपको। अलर्ट रहिएगा आप, सवाल खूब पूछा है बेटा, अगर आएगा तो आराम से हटाएं इसको आप। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय में पहली विजय कौन सी होती? सुल्तान बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद, वरना 1296 में राजकुमार रहते ही विजय कर लिया था एक बार देवगिरी की, तो उसको नहीं पढ़ना आपको। आ जाए बेटा, है ना। लिखेंगे बेटा, अलाउद्दीन की उत्तर विजय, यानी उत्तर भारत की विजय है। और यहाँ खाली हम एक ठो पढ़ेंगे, है ना, जो कई बार अनगिनत बार परीक्षाओं में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अलाउद्दीन की उत्तर विजय में खाली एक ठो पढ़ाएंगे आपको, वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आगे मिलेगा किसी वाली किताब में तो बताएंगे आपको बेटा। अलाउद्दीन की उत्तर विजय में एक पढ़ना है और हेडिंग डालेंगे आप, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय कब हुई थी? 2016 के पीसीएस वाले पेपर में बेटा। चित्तौड़ विजय कब किया था? सुमेलित करने के लिए था, अलाउद्दीन की उत्तर विजय सब दी गई थी, सुमेलित करना था, तो इसी एक से ही मिल गया था। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, सुमेलित करने वाला एक ही ऑप्शन से मिल जाता है। अगर तरीका आपको पता है तो बड़ा आसान हो जाता है, कथन कारण बहुत आसान होता है, सुमेलित करने वाला और भी आसान होता है ना। कुछ कूट आते हैं, उसको भी मिलान कर दें आप,
बेहतरीन सवाल होते हैं, मनाइए कि वही सवाल आए, लेकिन तब जब आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे तब, है ना, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या पूछ रहा है ये। अच्छा बेटा, चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की कब हुई थी? 1303 में। लिखेंगे बेटा, यहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे। वो फिल्म जो बनाए थे रणवीर सिंह, पद्मावत, इसी विजय पर बनी थी बेटा, है ना, इसी वाली विजय पर वो पूरी फिल्म बना दी गई थी। पद्मावत फिल्म देखे हैं आप? देखे हैं फिल्म? यहाँ नहीं देखे हैं? तब तो आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिए आप, इतिहास तो आधा फिल्म देखने से तैयार हो जाएगा। क्या करेंगे आप? पढ़ाई पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ खेल रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलिए आप, फुटबॉल खेलिए आप, है ना, या तो फिर आप फिल्में देखिए आप। धान कट रहा है, धान काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई, धान काटना क्या बुराई है ना। खेती बाड़ी आप देखें, हमारा देश टिका हुआ खेती बाड़ी पर, है ना। हमारे जब भी मंदी आई, खेती बचाई हमको, कृषि बचा ली हमको। मंदी जब जब इंडिया में आई, 2008 में मंदी आई, कृषि ने बचा लिया हमको, है ना। एक ज़माने में 1929-30 में विश्वव्यापी मंदी आई थी, तब भी कृषि टेक दी, बचाई होगी, है ना। आज भी जब समस्याएं आती, कोरोना देख लें आप, कोरोना आया, कितने देश उखड़ गए, हमारा देश क्यों बच गया? क्योंकि बस हमारे पास अनाज था, सरकार बांट दिया अनाज, है ना। अनाज नहीं होता तो क्या बांटते आप? तो खेती ही बचाई है इंडिया को। तो आप अपना काम कीजिए अच्छे से, हम तो आपके लिए और दुआ करेंगे, और 4 बीघा ले लीजिए, है ना। यही ना बेटा। आए देखें आप, चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की कब हुई थी? 1303 में। और इस समय यहाँ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। यहाँ की रानी थी पद्मिनी। यहाँ की रानी थी पद्मिनी। पद्मिनी को ही मलिक मोहम्मद जायसी बाद में, बहुत समय बाद उन्होंने लिखा, अपने हिसाब से लिखा उन्होंने, है ना, बहुत समय बाद। इस समय नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, उनके दादा परदादा भी नहीं रहे होंगे। एक चीज़ जानिएगा आप, चित्तौड़ विजय कब हुई है? 1303 में, है 1303 में। और चित्तौड़ के राजा कौन है? जो शाहिद कपूर जो रोल किए हैं फिल्म में, इन्हीं का रोल किए थे, राणा रतन सिंह का। और दीपिका पादुकोण है उस फिल्म में, हीरोइन है ना, वो पद्मिनी का रोल की थी। और अलाउद्दीन खिलजी का रोल कौन किया था? रणवीर सिंह किए थे। फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? जीडी में सवाल आया भाई, जीडी में सवाल पूछा है। जवान फिल्म का जो निर्देशक है कौन है? जवान फिल्म का, अरे वो इटली कुमार, क्या उसका नाम था, वो वही तो शायद थे। हाँ, आ जाए बेटा देखें। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बिना काम का हो।